तो हमने आपको बताया पेट्रोल के दाम आसमान तो छू रहे हैं, लेकिन इनका कारण क्या है, क्यों पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ रुपया जो एक बड़ा कारण है तेल के दामों के बढ़ने के पीछे, क्योंकि जब कच्चा तेल आप खरीदते हैं उसके लिए आपको कीमत डॉलर में चुकानी पड़ती है और रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार टूटता जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने बंद बुलाया है। अब सियासत और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ना, इन दोनों को जोड़कर कैसे देखा जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे दो टूक सवाल पूछेंगे। हमारे साथ अनुज यात्रा साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आकाश जिंदल साहब हैं हमारे साथ, बाजार विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी अनुज यात्रा साहब, जो पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, क्या बंद बुलाने से वो नीचे आ जाएंगे? तो ये कैसे नीचे आएंगे? ये दिल्ली बहरी सरकार सुन नहीं रही कि अब आएगी और अपनी जेबें भरने में लगे। तो देश की जनता चाह रही है कि जब तक इसके प्यार से इनको सुनाई नहीं देती, इनको सड़कों पर सुनाई नहीं देती, तो जनता क्या करेगी? जनता बंद करेगी? कम से कम कुछ तरीके से जनता को इससे त्रस्त है। जनता को आज देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आखिर किस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्या कारण है जब कच्चा तेल जो इतना नीचे आया हुआ है और हमारे जो है पेट्रोल और डीजलों के दाम जो है सरकार महंगे रेट पर देश की जनता को बेचती है। ये वही कच्चा तेल है जो कांग्रेस की सरकार में $148 था और कांग्रेस की सरकार इसको ₹53 में डीजल और ₹61 में मैक्सिमम पेट्रोल बेचा है। और 2017 में जब जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा वो उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि 2017 में जब वही $148 का जो बैरल था वो $47 बैठ गया, लगभग $100 के सस्ता इनको मिल रहा था हमारे देश को। बावजूद उसके डीजल के दाम जो है इन्होंने ₹61 और पेट्रोल के दाम ₹71 पे करके बेचा। और आज देखिए कि क्या हालात कर रखी है, ₹80 से ऊपर दाम पहुंचा दिए। फर्क ये दिया गया कि हम लोगों ने अपना जो है देश के हमारे ऊपर कर्जा बढ़ा हुआ था, हम उसको घटाने के लिए ये देश की जनता से पैसा लूट रहे हैं, लेकिन वो भी। गुलरेज शेख साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े अनुज यात्रा जी, उनसे सवाल पूछते हैं क्योंकि जवाबदेही उन्हीं की बनती है। गुलरेज शेख साहब, रुपया पस्त है, जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। अब इस नारे के साथ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब ₹100 लीटर पर पेट्रोल पहुंच जाए, डीजल पहुंच जाए, तब कुछ एक्शन लेंगे। देखिए, ये इस नारे में तो कोई दम है नहीं, क्योंकि जो लोग इकोनॉमी जानते हैं वो जानते हैं कि इनके कारण क्या है। जहां तक के रुपये की बात है, देखिए मैं आरंभ करता हूं पहले रुपये से। रुपये की यदि आप बात करें तो 5 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रवृत्ति को आप यदि देखें तो समस्त मुद्राएं डॉलर की तुलना में गिरी हैं। जो सर्वाधिक स्टेबल 2 मुद्राएं हैं वो कौन सी है? नंबर 1 है सिंगापुर का डॉलर और दूसरा है इंडियन नेशनल रूपी। आप ट्रेंड यदि देखें तो चाहे वो ब्राजील की करेंसी हो, साउथ अफ्रीका की करेंसी हो या फिर चाइना की करेंसी हो, इन सब में गिरावट हुई है। यहाँ तक कि रशिया का जो रूबल है 4 वर्ष में लगभग 50% गिरा है। दूसरी तरफ हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और दूसरी जो हमारी कॉम्पिटिटर और हमारे साथ चलने वाली इकोनॉमी है वो टर्की की है। टर्की की जो लीरा है वो पिछले लगभग 15-20 दिनों में 30% से ज्यादा गिरी है और पिछले 4 वर्ष में 90% गिरी है। उसकी वजह से कुछ ट्रेंड जो गिरावट के आए हैं उसका मूल कारण वह है, परंतु हम उसके लिए ज्यादा चिंतित इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है वह स्टेबल है। देखिए यदि आपको चिंतित है, आम जन की जेब पर भार पड़ रहा है, जो बाजार के कारण है वो है, लेकिन जीएसटी के दायरे में पेट्रोल के दाम क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? आकाश जिंदल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है, ये जो सिलसिला लगातार जारी है, कभी थमेगा या इसी तरह बढ़ता रहेगा? देखिए, ये जो सिलसिला लगातार चल रहा है, आम आदमी पे बोझ इसका पड़ता जा रहा है। देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता दूं, अभी मैं सुन रहा था, मेरे कोई मित्र मैक्रो की बात कर रहे थे। मैक्रोस अपेरेंटली अच्छे लग सकते हैं, बट आज की तारीख में आम आदमी को फर्क पड़ता है तो अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स से कि उसकी कमाई कितनी है, उसका खर्चा कितना है। आज सच्चाई ये है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, आम आदमी की कमाई बढ़ नहीं रही है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कम हो रहा है या नहीं हो रहा, बिजनेस में कमाई में ग्रोथ इतनी नहीं है, जबकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और ऑयल जो है, पेट्रोल और डीजल तो बेस है, और डीजल की वजह से जितने कंज्यूमर्स है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच वी कंज्यूम एंड ईट दैट ट्रेवल्स ऑन डीजल, तो बिकॉज ऑफ डीजल इन्फ्लेशन वुड एस्केलेट
और अगर प्योरली एज एन इकोनॉमिस्ट बात करूं, इन्फ्लेशन इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारे यहाँ डेफिसिट बढ़ेगा, हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ कम होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी उसका असर आएगा, और आने वाले समय में हमें फिस्कल डेफिसिट के लिए भी ज्यादा टैक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डीजल और पेट्रोल की वजह से बढ़ रही है, जो आम आदमी के साथ साथ अल्टीमेटली मैक्रोस को भी बिगाड़ने की क्षमता रखती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर साइड और स्टेट गवर्नमेंट्स जो स्टेट वेट है उसको कम करें। हालात को देखते हुए, जो पोजीशन है उसको देखते हुए इनकी रिडक्शन बहुत बहुत जरूरी हो गई है। अल्टीमेटली हमें आम आदमी का ध्यान रखना है, उसको लिए जिंदगी हमें इजी करनी है, उसके लिए इन्फ्लेशन जो है हमें कम रखनी है ताकि वो दिक्कत में या तकलीफ में ना आए। जनता जवाब चाहती है, क्योंकि जो इकोनॉमी को समझना है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए लगातार कमजोर होता जा रहा है, इस पर जो छोटे छोटे पहलू है मैं चाहूंगी आप आम जनता को समझाएं। लेकिन इससे पहले एक सवाल बीजेपी से पूछना चाहूंगी। हम एक्साइज ड्यूटी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही है, जो एक देश एक कर की बात कही जा रही थी। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल क्यों नहीं आ रहे हैं? गुलरेज शेख साहब। होने वाला था और राज्यों से बात हो रही थी, तो राज्यों का सबका एक मत ये था कि हम चाहते नहीं है कि पेट्रोल डीजल से जो हमारे रेवेन्यूज आते हैं वो इफेक्ट हो। तो 5 साल का उनको एक समय अवधि दी गई थी उसके लिए। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि कम क्यों नहीं होता, तो मैं प्रवक्ता हूँ, सरकार का नहीं हूँ, पार्टी का हूँ। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, प्रवक्ताओं को इन विषयों पे नहीं बताती। मुझे अपेक्षा है आप ही की पार्टी की सरकार चल रही है सर। कर रही है, आप पूरा सुन लीजिए उसके विषय में, क्योंकि ये संजीदा सरकार है, इन विषयों पर भी प्लानिंग कर रही है। परंतु जहां तक आम व्यक्ति की जेब पर बोझ पड़ने की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए कुछ चीजों में, राष्ट्रीय विषयों के निर्णय लेने में हम अपवाद हैं, हम कठोर निर्णय भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, अन्यथा हम नोटबंदी जैसा स्टेप नहीं ले सकते थे। आप देखिए पॉपुलस मेजर लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन पॉपुलस मेजर जब कोई भी सरकार लेती है तो अगली जनरेशन को या अगली सरकार को, जिसकी भी सरकार हो, उसको सफर करना होता है। गब्बर सिंह, टैक्स के दायरे में अगर पेट्रोल और डीजल आ जाएंगे तो शायद लगाम लगेगी इन बढ़ती कीमतों पर। जीएसटी तो आप बोलते ही नहीं थे, गब्बर सिंह टैक्स बोलती थी कांग्रेस। बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी जिस प्रकार से इन भावों पर कंट्रोल करते थे, जब पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ता था क्रूड का, तो कंट्रोल कैसे करते थे? ये ऑयल बॉन्ड्स के थ्रू करते थे। ऑयल बॉन्ड क्या होता है कि ये कहते थे कि ठीक है, मैं आज ऑयल बॉन्ड की भी बात कर लेंगे, लेकिन एक सवाल जो अनुज यात्रा साहब से मैं पूछ रही हूँ। अनुज यात्रा साहब, कांग्रेस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जगह गब्बर सिंह टैक्स बोलती थी। अब लग रहा है कि अगर गब्बर सिंह टैक्स के दायरे में पेट्रोल और डीजल के दाम आ जाएंगे तो ये जो आसमान छूते हुई कीमत है, इन पर थोड़ी सी लगाम लग पाएगी। देखिए निश्चित तौर पे ये जो जीएसटी जिस प्रकार से सरकार लेके आई थी, ये किसी भी गब्बर सिंह से कम नहीं था। लेकिन वो गब्बर सिंह टैक्स के अंदर भी ये पेट्रोल और डीजल को, क्योंकि वहां पर उसको बाहर रखने से सरकार को कमाई ज्यादा हो रही थी, इन्होंने बाकी सारी चीजें पूरे देश की एक एक सुई से लेकर के और जहाज तक की चीज जो है गब्बर सिंह टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर ला देंगे। लेकिन पेट्रोल और डीजल की जीएसटी के तहत आते ही इनको कीमतें कम करनी पड़ी। जीएसटी में एक नियम है कि इसमें उससे अधिक से अधिक ये टैक्स नहीं चार्ज कर सकते। लेकिन आज हालात, हमारे देश में 80 रुपए पे पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन यही भारत की सरकार, भाजपा की सरकार 34 देशों में जो है पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रही है 34 रुपए में। हम पूछना चाहते हैं कि आप अपने पड़ोसी देशों में जो है बाहर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां कैसे सस्ते रेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, और वहां क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? और देश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है जिसने आपको वोट देकर के सरकार में बैठाया, सरकार आपको चुन के दी, आपको सत्ता पे बैठाया, और आप उनको इस प्रकार से लूट रहे हैं, अपना टैक्स कीमतों की उससे हिसाब से अपनी जेबें भर रहे हैं। जवाब दीजिए गुलरेज जी। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैं गब्बर सिंह टैक्स और इस प्रकार की जो शब्दावली उसका उपयोग नहीं करता। क्या मैं इतना प्रश्न करूंगा कि आप चाहते हैं पप्पू टैक्स चले इस देश में, परंतु कमिंग ऑन द बेसिक देखिए, कांग्रेस ये नहीं बताती कि आपने बैकलॉग क्या छोड़ा था। मनमोहन सिंह जी ने 4 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल का बकाया छोड़ के गए थे ऑयल बॉन्ड के चक्कर में। दूसरी चीज,
ईरान से इन्होंने 45,000 करोड़ का बकाया था जो हमने अभी चुकाया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम आज भी ऑयल बॉन्ड दें और अगली जनरेशन को सफर करने के लिए छोड़ दें? नंबर 1। नंबर 2 मैं ये बोलता हूँ कि ये जो कर वसूल होता है उसका फाइनली उपयोग कहाँ हो रहा है आज के समय में? 2014 में 52% जो गांव थे वो सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी थी। आज की समय में 86% गांवों की सड़कों से कनेक्टिविटी कर दी गई है। शौचालय का निर्माण आजादी के बाद से 2014 तक जितना हुआ था उसके 10 गुना कर दिया गया है। हमने अभी कोलकाता पे साइन किया अमेरिका के साथ। कोलकाता हमने क्यों साइन किया? ताकि हमको एक्सपर्टाइज डिफेंस मिल सके और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो सेना अध्यक्ष है 2 फ्रंट वॉर की बात कर चुके हैं कि यदि कभी आकाश जिंदल जी एक्साइज ड्यूटी सरकार बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, जनता त्रस्त है, दूसरी तरफ रुपया भी कमजोर हो रहा है। मतलब एक आम आदमी होने के नाते अगर ये सोचा जाए ठीक है हम थोड़ी सी कुर्बानी दे रहे हैं लेकिन अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो, लेकिन अर्थव्यवस्था भी खस्ता हाल है। देखिए, पहली बात, बीजेपी के हमारे मित्र बात कर रहे थे ऑयल बॉन्ड्स की और कई और चीजें बता रहे थे। मैं इन्हें सिंपल एक चीज पूछना चाहता हूं। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बीजेपी। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं, बट एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, व्हाई आर दे ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स कि ऑयल बॉन्ड्स के मैकेनिज्म के ऊपर आना और चीजों के ऊपर आना। यू हैव अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म कि आप सेंट्रल एक्साइज रिड्यूस करें और जिन स्टेट्स में आपकी सरकार है, आई थिंक यू विल बी नोइंग बेटर, 18 से 20 स्टेट्स है शायद जिनमें इनकी सरकार है, वहां ये स्टेट का जो है स्टेट वैट कम करें। जहां तक इनका मानना है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा, तो मैं इसे पूछना चाहता हूं, जब ये पावर में आए थे तब इन्हें नहीं पता था कि ऑयल $27 पर बैरल आ जाएगा और बार बार हम एक्साइज बढ़ा पाएंगे। तो अगर $27 पर बैरल ना आता और एक्साइज ना बढ़ा पाते तब ये डेवलपमेंट कहां से करते? तो डेवलपमेंट का प्लान तो इनके पास पहले से था ही। ये तो बढ़ी हुई एक्साइज एक बाउंटी के रूप में इनको मिली है जो ये आज तक लेते आए हैं। तो ऐसे में जब इनकी सरकार बाकी चीजें अच्छी कर रही है, नोटबंदी की बात करें, नोटबंदी में मैं इनके साथ हूं। आज नोटबंदी की वजह से 5 करोड़ के करीब रिटर्नें भरी हैं। जीएसटी चाहे कोई भी नाम दिया जाए, जीएसटी का भी इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है लेकिन डायरेक्ट टैक्स पे फर्क पड़ा है। 5 करोड़ के आसपास जो रिटर्न भरी गई हैं उसमें जीएसटी की वजह से भी लोगों की कुछ ट्रांजेक्शन ट्रैक हुई हैं, शायद इसलिए लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार काफी काम अच्छे कर रही है बीजेपी की। बट ऑयल प्राइसेस पे मैं खुद कई टीवी कार्यक्रमों में आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग द कैबिनेट मिनिस्टर्स दैट सेंट्रल एक्साइज एंड स्टेट वैट शुड बी रिड्यूस्ड। जहां तक जीएसटी में आने की बात है, इनकी पार्टी की तरफ से ये चीज साल सवा साल से कही जा रही है लेकिन अभी तक तो आ नहीं रहा। उसके लिए जीएसटी काउंसिल का अप्रूवल होना चाहिए। और अगर जीएसटी में आने का मतलब क्या है? जीएसटी का आने का मतलब है कि सेंटर को भी टैक्सेस कम मिलेंगे और स्टेट को भी। अरे वो जीएसटी में आने के बाद होगा तो वो चीज अभी क्यों नहीं कर सकते आप? व्हाट इन सिंपल टर्म्स जीएसटी मीन्स इज lesser taxes for the center, lesser taxes for the states as far as petrol and diesel are concerned. तो उसके लिए जीएसटी की वेट करने की क्या जरूरत है? That they can do right now also. अभी भी जो है ये सेंटर में टैक्स कम करें और जहां जहां इनकी स्टेट्स में गवर्नमेंट है वहां कम करें। और साथ ही साथ मैं तो कांग्रेस के मित्र से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक ट्रेंड इनके सामने रखिए। आप भी कुछ स्टेट्स को रूल करते हैं, आप पहल कीजिए, आप वहां पे जो है स्टेट वैट रिड्यूस कीजिए, तो हम इस देश की जनता, इस देश के इकोनॉमिस्ट बीजेपी को ज्यादा प्रेशराइज कर पाएंगे। आप भी महज बीजेपी को ब्लेम ना करें। सुझाव दे दिया आकाश जिंदल साहब ने, लेकिन आकाश जिंदल जी मैं यहाँ पर भी आपका विश्लेषण चाहूंगी कि हम बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बेहद कम कीमत में पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आम जनता की, देश की जनता की बात आती है तो दिल्ली में 80 के पार, मुंबई में 87 के पार पेट्रोल मिल रहा है। डीजल की भी कीमतें आसमान छू रही हैं, माल ढुलाई बढ़ रही है, सीधा सीधा जो बोझ है वो आम जनता की जेब पर है। दाल सब्जी महंगी हो रही है। ये क्या लॉजिक है कि आप बाहर तो दे रहे हैं बहुत सस्ती दर में और अपने घर में इतना महंगा? देखिए, जहां तक फॉरेन कंट्रीज में या नेबरिंग कंट्रीज में कि पेट्रोल डीजल हमसे सस्ता है, देखिए उसमें मैं एक कहूंगा कि हमारा यहाँ से उनके साथ कंपैरिजन शायद वैलिड नहीं है, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, उनके टैक्स सिस्टम अलग है, उनके डेफिसिट्स अलग हैं। अब कुछ कंट्रीज की बात करें तो जैसे आप पाकिस्तान जैसी कंट्री की बात करें
तो वो कंट्री तो फाइनेंशियली बहुत बुरे टर्मोइल से गुजर रही है, तो वहां के साथ तो हम हिंदुस्तान को कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक अपेरेंटली अच्छा लगता है कि बाकी कंट्री के साथ कंपेयर करके देखा जाए, बट मैं तो विद इन इंडिया ही बात करना चाहूंगा वापस अगेन कि आप हिंदुस्तान की आम जनता के ऊपर बोझ क्यों डाला जाए। आज मेरे बीजेपी के मित्र को भी पता है कि आम आदमी की कमाई नहीं बढ़ रही है, सैलरीज में इंक्रीमेंट या तो ना है प्राइवेट सेक्टर में या बहुत कम है, बिजनेसमैन ट्रेडर जो है उसकी इनकम भी ज्यादा नहीं बढ़ी है। ऐसे में इन्फ्लेशन का बढ़ जाना बहुत दिक्कत है, फिर वो मैक्रोज भी खराब हो जाएंगे। आज जीडीपी ग्रोथ 8.2% पे पहुंची हुई है, बट अल्टीमेटली क्या वो 8.2% की जीडीपी ग्रोथ आम आदमी की कमाई में ट्रांसलेट हो रही है? वो नहीं हो रही है। तो ऐसे में एक्सपेंस बढ़ना आम आदमी को बहुत हिट करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ इन्होंने ही एक्साइज बढ़ाया था। बीजेपी के मित्र से ये पूछना चाहूंगा, जब $27 पर बैरल पेट्रोल आ गया था क्रूड ऑयल, तब लगातार एक्साइज बढ़ाया गया था। उस समय क्योंकि कीमतें कम हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में, आपने एक्साइज बढ़ाया और देश की जनता को कम हुई कीमतों का पूरा एडवांटेज नहीं दिया। तो जब कीमतें कम हो रही थी तब तो देश की जनता को आपने पूरा का पूरा एडवांटेज पास ऑन किया नहीं। जब बढ़ रही हैं तो आप लोग इंटरनेशनल प्राइसेस और डॉलर की बात करते हैं। ये जो है ये इस चीज का जो है मुझे जवाब चाहिए। उस समय क्या आपने उसी रेशो में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रिड्यूस किए थे? अब आप इंटरनेशनल मार्केट का हवाला देते हैं। दीजिए, अब इंटरनेशनल मार्केट का हवाला आप दे रहे हैं। जब दाम घट रहे थे तब तो आपने दाम घटाए नहीं, आम जनता को फायदा तो दिया नहीं, लेकिन नुकसान की बात आई तो सबसे पहले डंडा आम जनता पर ही चला। देखिए, मेरे आर्थिक विद्वान मित्र जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि उस समय हमने प्राइसेस में कट ऑफ नहीं किया, और वो नहीं करने का एक कारण ये भी था कि हमने जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते थे एक लेयर तक उसका विकेंद्रीकरण कर दिया, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है ब्रुकलिन की कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई। वो क्या कहती है कि प्रति मिनट भारतवर्ष में 44 जो बीपीएल धारी हैं वे बाहर निकल रहे हैं उस कुचक्र से, आर्थिक समस्याओं के। दूसरी उसके आगे वो कहती है, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 2022 यदि इस प्रकार से ही भारत की अर्थव्यवस्था चलती रही तो मात्र 3% लोग भारत में बीपीएल वाले बचेंगे, और 2030 तक यदि ऐसा ही घटनाक्रम चलता रहा तो कोई भी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का व्यक्ति भारत में नहीं बचेगा। बात हो गई ना। अगर जमीनी हकीकत की बात करें, देखिए हम खुद पत्रकार हैं, जाते रहते हैं ग्राउंड जीरो पर। आकाश जिंदल साहब हमारे साथ, बाजार विशेषज्ञ हैं। जो आप किताबों की बात कर रहे हैं, फाइलों की, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अगर जमीन की हकीकत देखेंगे तो कुछ और मिलेगी। अगर एक आम जन की बात करेंगे, एक नौकरी पेशा की बात देखेंगे तो नौकरियां मिल नहीं रही, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है तो ना के बराबर मिल रहा है। इन सच्चाई का भी ध्यान रखिए। अनुज आत्रे जी, एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है। जहां आपकी सरकार है, जहां आप सहयोग से सरकार चला रहे हैं, वहां तो कम से कम एक्साइज ड्यूटी घटाकर एक उदाहरण पेश कर दीजिए कि जब हम अपने राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकते हैं तो केंद्र सरकार भी कर सकती है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी कम हो सकता है। देखिए, पहले तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं रंजना जी, एक्साइज कीमतें केंद्र सरकार के अधीन, एक्साइज लेना और एक्साइज की कीमतें तय करना केंद्र सरकार का है। राज्य सरकारों का इसमें कोई रोल नहीं है। राज्य सरकार इतना कर सकती है कि आज सरकार ये जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव लेके आए कि पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी में शामिल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार इसका विरोध करेगी। कांग्रेस इसके पक्ष में है कि आप जीएसटी में शामिल कीजिए, लेकिन ये बहाना बनाते हैं कि जीएसटी में जो है सब सम्मिलित। आप पूछना चाहते हैं कि आपने सारी चीजें ए टू लेकर के जेड तक सारी चीजें आपने जीएसटी में शामिल की है, क्या उन चीजों में और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का और अन्य सरकारों का और अन्य पार्टियों का विरोध नहीं था? हाँ, मतभेद नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी सब चीजें आपने उसमें शामिल की। 28% की दर पे आपने जीएसटी में उसके टैक्स पे स्लैब रखे। लेकिन पेट्रोल और डीजल, क्योंकि इसमें आपको कमाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को राज्य में और केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कमाई है, पैसा कमाना है उसमें, और इसलिए इन्होंने जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हम जानबूझ के किया है। लेकिन साजिश का पर्दाफाश करना, या फिर अगर कोई सरकार का ऐसा कदम है जिससे आम जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है, तो विपक्ष का रोल होता है कि वो सड़कों पर उतरे। आपने बंद बुलाया है, क्योंकि कार्यक्रम को खत्म करने का भी समय आ गया है। सर, बंद में कौन कौन से दल हैं जो साथ दे रहे हैं आपका? देखिए, हम फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने बंद की कॉल की है, बंद का आह्वान किया है, और हमें अच्छा नहीं लगता कि देश में बंद करना। लेकिन जब ये घोषित आपातकाल इन्होंने इस देश में जो है वित्तीय आपातकाल जो है इकोनॉमिक आपातकाल
देश में लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हम लोगों के सामने और कोई चारा नहीं है, सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। देश की जनता को साथ लेना पड़ेगा। देश की जनता की मांग है कि कांग्रेस पार्टी इस टाइम सड़कों पर उतरे और इनका विरोध करे, भरपूर विरोध करे। तभी एक गूंगी बहरी सरकार जो आंख बंद करके दोनों हाथों से जनता को लूटने का काम कर रही है, हो सकता है तभी इनकी लगाया हुआ है। ये आपातकाल कब हटेगा? गुलरेज शेख साहब, कार्यक्रम को खत्म करने का समय आ गया, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका। रंजना जी, दर्शक जो है बड़े विद्वान होते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि इसको ये आर्थिक आपातकाल कहते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, तो इस आर्थिक आपातकाल में जो कि झूठ बोल रहे हैं, देश का चालू वित्तीय घाटा जो है 2014 में जो 4.5% जीडीपी का था, आज 2% पे सिमट गया है। जो इनके 6 हैंडल्स पे फिजिकल डेफिसिट थे वो 3 हैंडल्स पे आ गए हैं और उसको आर्थिक आपातकाल कहते हैं। तो मुझे हंसी आती है कांग्रेसियों की बुद्धि पर। आकाश जिंदल जी, पेट्रोल के दाम घटते हुए नजर आ रहे हैं आपको या नहीं? ये फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े मेरे मित्र दे रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि फिस्कल डेफिसिट देश का इस समय हाई चल रहा है। पहले तो बीजेपी के मित्र को ये बता दूं। दूसरी बात, कांग्रेस के मित्र ने स्टेट वेट के ऊपर जवाब ही नहीं दिया। वो जीएसटी और तमाम बातें करते रहे, लेकिन आज बीजेपी रूल कर रही है और बीजेपी और करूंगा कि अब सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वेट कम किया जाए। ये बहुत जरूरी है। मैं तो न्यूट्रल व्यक्ति हूँ, ऑपोजिशन से नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ। ये इस समय रिक्वायरमेंट है। हम एक वेलफेयर स्टेट में है। आम आदमी, मैन ऑन द रोड, कॉमन मैन का ध्यान हमें रखना है। और बीजेपी तो वैसे ही जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। आपने इतने अच्छे काम किए हैं, आज तक की आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो मैं ये कहूंगा ये स्टेप भी लेना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वेट को कम करें। उम्मीद नजर आ रही है कुछ रुपया मजबूत होगा और पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, कुछ उम्मीद आपको, कोई आशा की किरण? जी, मेरा तो सीधा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड ऑयल प्राइसेस फिलहाल कम होते दिख नहीं रहे हैं। हालांकि उसका एनालिसिस तो टेक्निकल है, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा। डॉलर के प्राइसेस भी जो कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज में हो रहा है उसकी वजह से कम होते नहीं दिख रहे हैं। अब तो बॉल क्लियरली हमारे पाले में है। तो इसलिए मेरी अगेन बीजेपी को हाथ जोड़ के विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है कि अब वो समय आ गया है कि आपको सेंट्रल एक्साइज और वैट कम करना ही चाहिए। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज कॉमन मैन के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आम आदमी के लिए दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी इस दिक्कत को कब तक झेलेगा? जो सुदर्शन न्यूज का 2 टूक सवाल है, उसका जवाब अभी तक भी नहीं मिल पाया है कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर कब लगाम लगेगी। क्या सड़कों पर उतरकर हो हल्ला मचाने से लगाम लग पाएगी, या फिर सरकार जो कह रही है कि अभी आंकड़े हमारे हाथ में नहीं है, अभी बाजार जो है, वैश्विक बाजार जो है, वहां पर भी रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो अर्थव्यवस्था जिस तरह से खस्ताहाल होती जा रही है, इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण है। उस कारण को ढूंढकर उसका निवारण ढूंढना ही सरकार की जिम्मेदारी है। तभी सबका साथ, सबका विकास हो पाएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।